ब्याज दर में बढ़ोतरी करने के बजाय घटाया जा रहा है और आदमी की जो क्षमता है जमा करने की, जिसमें शासन को फायदा हो, वो दिन पे दिन घटते जा रहा है। क्योंकि इससे कर्मचारी हो चाहे आम आदमी को उसकी आय में ब्याज दर कम होने के कारण वो निकाल के खर्च कर लेता है, तो उसमें आगे से जमा करने की राशि नहीं होती। क्योंकि ब्याज दर बहुत कम है तो जमा करके क्या करेंगे, ऐसा है। और जमा इसलिए इन फ्यूचर के लिए किया जाता है। अब फ्यूचर के लिए इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बचत ब्याज राशि बहुत कम दे रहा है। ब्याज दर में कमी होने से जो संचय की जो क्षमता है कमी होती जा रही है। इवन के जिन्होंने अपनी इच्छाओं को दमन करते हुए एफडी के कराए हैं, उसमें टीडीएस काटे जा रहे हैं। इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने के बाद भी बैंक द्वारा टीडीएस काट दिया जाता है और बोलते हैं कि जब रिटर्न भरेंगे तब आपको वापस होगा। ये बहुत ही मतलब गलत नीति है सरकार की। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अभी आपने जिन लोगों को सुना, उन लोगों ने कभी कहा तो नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि उनका जीवन कैसे चल रहा है। रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में बस यही पूछ लीजिए कि बैंकों में बचत पर मिलने वाले ब्याज का क्या हाल है। वे प्याज का रोना रोने लगेंगे ताकि आपका ध्यान बढ़ जाए और इस सवाल का जवाब न देना पड़े। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैंकों में बचत पर मिलने वाले ब्याज से अपना खर्च चलाते हैं। यह एक निश्चित सी कमाई होती है और ज्यादातर मामलों में बहुत सीमित भी। अब अगर यह कमाई भी घटने लगे, माइनस में चली जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया पर भारत को सुपर पावर बताने की होड़ क्यों मची है। इसलिए ताकि आम लोगों की खस्ता आर्थिक हालात पर चर्चा ना हो। जिस तरह से अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी के दिन चले गए, उसी तरह से सुरक्षित बचत के भी दिन चले गए हैं। या तो शेयर बाजार का खेल सीख लीजिए या फिर माइनस में जा रही कमाई को देखते रहिए। आपके पुराने सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में माना गया है कि बचत पर ब्याज से जीने वाले लोगों की कमाई नेगेटिव हो गई है। बैंक की अर्थशास्त्री ने सुझाव दिया है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। सरकार को बचत के ब्याज पर आयकर लगाने पर विचार करना चाहिए। इस समय वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 से अधिक ब्याज होने पर टैक्स लगता है। सवाल है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जो बचत पर ही गुजारा कर रहे हैं। बेटों को भी नौकरी नहीं मिली, बेटियों को भी नहीं मिली। ब्याज कम होने की मार उन पर भी पड़ी है, तो उन्हें भी ब्याज पर लगने वाले टैक्स से राहत क्यों न दी जाए। क्या आप ऐसे किसी रिटायर्ड रिश्तेदार को जानते हैं जो इन दिनों ब्याज में होने वाली कमी और अपनी कमाई के घटने से परेशान हैं, उस पर आपस में बात कर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने से उनके हाथ में खर्च के लिए पैसा आएगा। बैंक अब ब्याज बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहे। मुद्रास्फीति, महंगाई की दरों को आप ब्याज के साथ एडजस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कमाई कितनी घट गई है, नेगेटिव हो चुकी है। इसलिए भी लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। मॉनसून सत्र में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक सवाल पूछा कि क्या यह सही है कि बैंकों में एक साल के लिए जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज महंगाई की दर के सामने कम हो गया है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने एक चार्ट पेश किया है। जून 2020 से मई 2021 के बीच महंगाई की दरों और ब्याज दरों का एक चार्ट सरकार ने बनाकर एक लिखित जवाब के रूप में पेश किया, जो आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि बैंकों का ब्याज महंगाई की दर से कितना कम हो चुका है। इस जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि बैंकों की ब्याज दरों में कमी करने से भी उधार लेने की दर में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, जस की तस बनी हुई है। यानी लोग लोन लेने की स्थिति में नहीं है। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, बुजुर्गों के पास बचत से कमाई नहीं है। 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज की लाइन में लगे हैं। इस तंगी को समझने के लिए आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं। पिछले दिनों मोदी थैला बांटने का विज्ञापन अखबारों में छपा। यूपी के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर भी छपी। इसके विज्ञापन में बताया गया कि यूपी के 15 करोड़ लोगों को राशन और झोला दिया जाएगा। यूपी की आबादी 24 करोड़ है। 24 करोड़ में से 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर आश्रित हैं। अगर इससे भी आबादी के लिहाज से भारत के इस सबसे बड़े राज्य की गरीबी का अंदाजा नहीं होता है, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक की हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दी इंडियन इकोनॉमी 2020-21 पढ़ सकते हैं।
इसमें बताया गया है कि यूपी की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 44,600 रुपए है। यह कितना कम है सिर्फ एक आंकड़े से पता चल जाता है। पंजाब और उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख से अधिक है, गोवा की तो 3 लाख है। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि यूपी के लोगों के पास कितना कम पैसा है, कितनी गरीबी है। मोदी झोला ना मिले तो 2 वक्त का खाना मुश्किल हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस में उदित मिश्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के इस हैंडबुक पर एक विश्लेषण पेश किया है। उनके अनुसार 2018 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है। अगर आप इसमें 2021 के भी आंकड़े शामिल कर लें तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 0.1% हो जाती है, यानी 4 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी ही नहीं। यह उस विकास का हाल है जिसकी तारीफ में करोड़ों रुपए के विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि एक बड़ा राज्य है जहां के लोगों की आय बढ़नी बंद हो गई है। दूसरी तरफ बैंकों में बचत के ब्याज पर जीने वालों की कमाई नेगेटिव हो गई है। हम ऐसे समाज में बात कर रहे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। पहले तो 11% 10% मिलता था, उससे पूरा हो जाता था। अब घटाकर 4% कर दिया है, अब पूरा नहीं हो पाता है। दवा भी मेरी पूरी नहीं होती है तो परिवार को हम कैसे चला सकते हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच गई है। तेल जो खरीदते थे 60-50, वह अभी खरीद रहे हैं 250, 300। 2014 के बाद से ब्याज दर घटने लगी है और घटते घटते अभी तो इस पोजीशन में आ गया है कि ब्याज बल्कि नगण्य रूप में है। इससे ब्याज से लोगों को गुजर बसर नहीं हो पाता है। पहले तो था कि ब्याज पर में निकाल लेते थे मंथली और उनका परिवार का खर्च चल जाता था। हम लोग रिटायर्ड पर्सन हैं, प्रोफेशनल्स हैं और मोटा मोटी हम लोग मेडाइवल हैं, मध्यम वर्गीय से आते हैं। हम लोगों को जो रिटायरमेंट का कुछ धन मिला था सरकार के द्वारा, उससे उसको डिपॉजिट बैंक में दिए हुए थे। बैंक से जो ब्याज के रूप में मिलता था उससे घर परिवार दवाई, और हम लोग जो बीमार सख्त हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कहीं कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो 2014-15 तक मैंने जो बैंक देती थी वो सेटिस्फैक्ट्री था। हम लोग उससे अपना घर परिवार, बच्चों, पत्नी सबका इलाज वगैरह करते थे। 2019 के बाद एकाएक बैंक ने ब्याज दर में इतनी कटौती कर दी जिससे ब्याज की राशि इतनी कम आती है कि न तो हम लोग घर परिवार चला पाते हैं। पहले 14 से 15% देती थी सरकार, बैंक देते थे, आज 3.25% से 3.5% पर हम लोगों को लाके छोड़ दिया। कुछ कर नहीं पाते हैं। अब सोचा जा सकता है कि 14% और 3.25% में क्या डिफरेंस है, उससे क्या हम लोगों को मिलेगा। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस, अतीत के गौरव की बहाली, किसी ना किसी महापुरुष की मूर्ति और स्मारक, जयंती और पुण्यतिथि, उस पर स्मरण और भारत को विश्व गुरु बनाना, दुनिया में भारत का नाम हो गया है। यह सब आज के भारत के राष्ट्रीय खेल है। थीम खो खो, कबड्डी। इससे खेलते हुए पता ही नहीं चलता कि जीवन बर्बाद हो चुका है। एक तरह से अच्छा भी है कि लोग इन सब विषयों में खोए हुए हैं, वरना उनकी नींद उड़ी रहती। अगस्त महीने में सरकार ने भी लोकसभा में 2018-2019 के लिए प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा पेश किया है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 43,670 रुपए है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 28,668 रुपए है। कितना कम है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे, यूपी बिहार के ठीक ऊपर है, यानी नीचे से नंबर 2 है। 120 सांसद भेजने वाले इन 2 बड़े राज्यों की हालत सरकार के ही डेटा से बाहर आ गई है। राजनीति के तेवर देखिएगा इन प्रदेशों में तो लगेगा कि इनसे ज्यादा किसी ने तरक्की नहीं की और पॉलिटिक्स किसी को आती नहीं। इतनी गरीबी के बाद भी दोनों प्रदेशों की राजनीति में आर्थिक मुद्दों की कोई जगह नहीं बची है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बिहार के उप मुख्यमंत्री की बहू और उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों को ही
नल जल योजना का ठेका मिल गया है। 3 दर्जन से अधिक ठेके मिले इनके परिवार को 53 करोड़ रुपए के। असल में गलत में ही दिन रात रहने की इतनी आदत हो गई है कि गलत का पता ही नहीं चलता है। एक्सप्रेस के संतोष सिंह की यह रिपोर्ट आई है। तारा किशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से विधायक हैं। कटिहार जिले में भावरा पंचायत का पोखरिया टेगाबाड़ी गांव। जब आप प्रवेश करेंगे तो ग्रामीण आपको जल नल योजना का हाल कुछ ऐसा दिखाते और बताते हैं। नहीं करता है, खबर देते हैं, आईबे नहीं करता है, कोई नहीं आता है। क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है, उसको ये नहीं रिप्लेस में नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। इसके बाद जैसे जैसे आप गांव के लोगों से बात करते हैं, परत दर परत कहानी खुलती जाती है। ग्रामीणों का कहना है जब से जल नल योजना का काम हुआ है तब से ही नलों में पानी नहीं मिल रहा। नहीं आ रहा है पानी, जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है, कोई देखने का नहीं आता है। हर ग्रामीण की यही शिकायत है कि काम इतना घटिया हुआ है कि नल है तो जल नहीं और टंकी बना तो पानी नहीं। और काम कराने वाले उस समय के स्थानीय विधायक और अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के संबंधी हैं तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। डिप्टी सीएम का भगना है, इसमें वो काम किया है, वही काम किया है, जो उसका बेटा भी है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार तारकिशोर प्रसाद की बेटी, साले और स्टाफ के कई लोगों की कंपनियों को कुल 53 करोड़ के ठेके मिले और तर्क यह दिया जा रहा है कि उनके टेंडर सबसे कम रेट के थे। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था और अब पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। पानी को कामत टोला तक जाना है और जब हम लोगों ने कहा कि पाइप घटिया है, क्वालिटी नहीं है, पतला पाइप है तो पानी आएगा ही नहीं, तो कैसे हम आखिरी छोर तक जाएगा, तो पुलिस भेजा गया। तो 2 बार पुलिस उन लोगों को जो है तंग किया कि पकड़ कर ले जाएंगे, तुम लोग क्यों काम में बाधा। तब ग्रामीणों ने हमसे कहा कि देखिए सर, रोज पुलिस आ रही है, गुणवत्ता में कमी है। मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये बहुत ही गंभीर मसला है, इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद ने तो कोई सफाई नहीं दी, लेकिन बिहार भाजपा अध्यक्ष ने बचाव में मात्र इतना कहा। यह सही है कि एक विधायक के बेटे ने 1,87,00,000 का कार्य कराया है और चुनाव से पहले सारा कार्य उसका समाप्त हो गया था, इसलिए इसमें दूसरा कहीं करने की जरूरत नहीं। निश्चित रूप से हमारा आज का भारतीय कानून विधायक के बच्चों और मंत्रियों के संबंधियों को सरकारी ठेके लेने से कहीं से वंचित नहीं करता, लेकिन जब आप किसी मंत्री के संबंधी हैं या विधायक के बच्चे, तो जब सरकारी ठेका लेते हैं तो ग्रामीण हो या आम लोग आपसे अच्छी गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं, जिसका इस मामले में कहीं से कोई पालन नहीं हुआ और यही सारे विवाद की जड़ है। कटिहार से श्याम के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इसी सोमवार को बेंगलुरु में हजारों कंस्ट्रक्शन मजदूरों ने सीएम ऑफिस चलो के नाम से मार्च किया। इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की बात है और मजदूरों को भी पता चले कि उनके कल्याण के लिए जमा पैसे का क्या हो रहा है। बेंगलुरु में हुए इस प्रदर्शन में कई मजदूर संगठन एक साथ आगे आए हैं। सीटू के नेता ने फोन पर बताया कि कर्नाटक का कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड उसके पास 10,400 करोड़ रुपए जमा हैं और करीब 30 लाख मजदूर पंजीकृत हैं। पढ़ाई, शादी, पेंशन से लेकर 19 तरह के काम में यह बोर्ड मजदूरों को पैसे देता है, लेकिन मजदूर संघ के नेताओं ने बताया कि सभी मजदूरों को पैसे नहीं दिए जाते। इसमें बड़ी संख्या में बोगस मजदूरों को पंजीकृत कराया गया है जो नेताओं के अपने आदमी होते हैं। कोविड के समय बोर्ड ने 5,000 से अधिक की राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन 1.5 लाख से अधिक मजदूरों को नहीं मिला और बहुत से बोगस मजदूरों को मिल गया।
संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि महामारी की पहली लहर के दौरान कर्नाटक में 13,62,000 से अधिक मजदूरों को 681 करोड़ रुपए दिए गए, यानी सभी को पैसा नहीं मिला। तब किसी को राशन का किट भी नहीं दिया गया। इस बार मजदूर संघ की मांग है कि तालाबंदी हटने के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह शुरू नहीं हो सका है। मजदूरों के हाथ में पैसे नहीं है तो बोर्ड उन्हें एक बार में 10,000 रुपए दे। मजदूर संघ का कहना है कि बोर्ड इसकी जगह राशन किट खरीद कर दे रहा है, जो पहले ही इन मजदूरों को बीपीएल कार्ड होने के कारण मिल रहा है। मजदूर संघ आरोप लगा रहे हैं कि जो किट दिए जा रहे हैं उन्हें भी बाजार के रेट से अधिक दाम पर खरीदा गया है। सरकार बोर्ड के पैसे से दूसरे लोगों के कल्याण पर पैसे खर्च कर रही है, जिसका मजदूर संघ विरोध कर रहा है। न्यूज क्लिप में खबर छपी है कि सरकार बोर्ड के पास जमा पैसे से टीका खरीदना चाहती है। इस फैसले का भी मजदूर संघों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि राशन किट और मजदूरों को सुरक्षा और उपकरण किट देने के नाम पर बिना टेंडर की खरीद हुई है। खरीदारी में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। ये सारे किट विधायकों से बंटवाए जा रहे हैं, मजदूरों को सीधे नहीं दिया जा रहा है। मजदूर संघ इसे लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पिछली बार जब 21 दिनों की तालाबंदी का फैसला लिया गया था तो सवाल उठा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो क्या खाएंगे, उनका काम तो बंद हो गया। तब वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को आदेश दिया है कि वे कंस्ट्रक्शन मजदूरों के कल्याण के फंड से उनकी मदद करें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि उस समय 3.5 करोड़ लेबर पंजीकृत थे। 1996 के बने कानून के अनुसार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड में तब 31,000 करोड़ रुपए जमा थे। वैसे 2019 में शशि थरूर ने लोकसभा में यह सवाल उठाया था कि मजदूरों के कल्याण के लिए जमा 30,000 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरे राज्यों के मजदूरों को कर्नाटक में हुए मजदूरों के इस प्रदर्शन से सीखना चाहिए। इसी 3 अगस्त को संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली लहर में मात्र देश भर में 6,506 करोड़ रुपए ही मजदूरों को दिया गया। दूसरी लहर में यह राशि घट गई, 1,708 करोड़ हो गई। जिस वक्त ज्यादा पैसे दिए जाने चाहिए थे उस वक्त सबसे कम दिए गए। कई राज्यों ने मजदूरों के हाथ में कैश नहीं दिया, केवल 7 राज्यों ने ही कैश दिया या राशन किट दिया। पौने 2 साल में बिल्डिंग के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के सामने ऐसी भयानक तबाही गुजरी, लेकिन सरकार उनके हाथ में पैसे नहीं दे सकी। पंजाब में भी कर्नाटक जैसा मामला सामने आया है। पंजाब के मजदूरों ने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ केस कर दिया है कि उनके कल्याण के पैसे से टीके खरीदे जा रहे हैं मजदूरों के लिए। सोचिए, मजदूरों के कल्याण के लिए जो पैसे हैं उससे टीका खरीदा जा रहा है और फोटो प्रधानमंत्री का लग रहा है कि मुफ्त टीका दिया जा रहा है। तभी सोचिए जब जरूरी हो, अदरवाइज सोचना बहुत जरूरी नहीं है। पंजाब में श्रम विभाग ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों के टीके के लिए 7 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया है। हमारा डिमांड पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद है। वेलफेयर बोर्ड ने कोविड समय में जो योजना लिया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसका परीक्षण करने के लिए सब वर्कर का सहूलत का एप्लीकेशन डाला है, वो अभी तक पेंडिंग में। जो एप्लीकेशन मंजूर हुआ है उसका अभी तक खाता में जमा नहीं हुआ है। और कोविड समय के टाइम में जो घोषणा किया है परिहार रुपए 3,000 जल्दी से जल्द जो कार्मिक है उसका खाते में जमा करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुआ है। CVT के साथ इंटर, MCL, AITUC, HMS, ACCTU, AITCU, TUCC ऐसे 8 संगठन मिलकर आज ये प्रतिभटन कर रहे हैं। मंगलवार के प्राइम टाइम में आपने देखा था कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर 35% से अधिक हो चुकी है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के युवाओं की क्या हालत होगी यह सोचकर रूह कांप जाता है, बशर्ते उन्हें पता भी हो कि उनके साथ क्या हुआ है। बारिश में भीगती इन छात्राओं की कहानी बेरोजगारी की नहीं है, लेकिन मेडिकल छात्राएं एक ऐसी बात के लिए भीग रही हैं जिसे बर्दाश्त न कर इन सभी ने शानदार मिसालें पेश की हैं। हरियाणा के सोनीपत के भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज की इन छात्राओं की मांग है
कि यहां माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाने वाले डॉक्टर सुमित कुमार को नौकरी से निकाल दिया जाए। डॉक्टर सुमित कुमार पर कथित रूप से आरोप है कि उन्होंने छात्राओं को गालियां दी और भद्दे इशारे किए। कॉलेज ने इसकी जांच के लिए कमेटी भी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। टीचर सुमित कुमार को पढ़ाने के काम से हटा तो दिया गया, लेकिन छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को नौकरी से निकाला जाना चाहिए। 2 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, तब भी कार्रवाई में देरी हो रही है। इन छात्राओं ने अपने इरादे से डॉक्टर सुमित कुमार जैसे शिक्षकों को संदेश भेज दिया है कि पढ़ाई एक अति गंभीर मामला है और लोकतांत्रिक भी। इधर मालिक बनकर, अफसर बनकर गाली देकर पढ़ाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन छात्राओं ने जो काम किया है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री को मन की बात में करनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। जो टीका केंद्र पर नहीं गए उन्हें टीका लग सकता है, और दुनिया से जो जा चुके हैं उन्हें भी टीका लग सकता है। चारों तरफ झूठ का प्रवाह इतना ज्यादा है कि लोगों को यकीन करना भी मुश्किल हो गया है कि सच भी कहीं होता है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बताती है कि कई बार ऐसी खबरें दिखाई गईं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में आशुतोष शर्मा मोबाइल में अपनी मां की यादों को सहेजते हैं, लेकिन इसी मोबाइल पर आए एक मैसेज और सर्टिफिकेट ने जैसे उस दर्द को और बढ़ा दिया। उनकी मां विद्या शर्मा को 8 मार्च को पहला डोज लगा, जून में दूसरा डोज लगना था, लेकिन 1 मई 2021 को कोरोना से ही उनका निधन हो गया। मौत के 4 महीने बाद 17 सितंबर को मोबाइल पर मैसेज आया कि नगरपालिका टाउन हॉल में उन्हें टीके का दूसरा डोज लग गया। वेबसाइट में आशुतोष को मां के नाम का सर्टिफिकेट भी मिल गया। रात में मेरे पास एक मैसेज आता है 8:02 पर मेरे मोबाइल पर कि मेरी मम्मी का जो है टीकाकरण किया गया, 2nd डोज उसमें सक्सेसफुली लगाया गया। जब मम्मी इस दुनिया में ही नहीं है और उनको टीकाकरण किया गया, पता नहीं उन्होंने टीका किसको लगाया और क्या चल रहा है। तो क्या सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर आप? मुझे लगता है अधिकारियों को बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है टीकाकरण के नंबर्स बढ़ाने के लिए, और इस तरह से फिर उनको फर्जीवाड़ा करने पे वो मजबूर होना पड़ रहा है। आगर की ही छावनी इलाके में रहने वाली 26 साल की पिंकी वर्मा ने 8 जून को पहला डोज लगवाया। दूसरा डोज लगना है, लेकिन उन्हें भी 17 सितंबर को मैसेज आ गया कि उन्हें टीका लग गया, वो भी राजस्थान में झालावाड़ जिले के टीकाकरण केंद्र पर। मुझे वैक्सीन की पहली डोज 8 जून को लगी थी और दूसरी डोज 84 दिन के बाद 7 सितंबर को लगने वाली थी। तो मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी बीच में, तो मैंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। और कल अचानक मेरे पास मैसेज आया तो मैं उसको देख के चौंक गई कि जब मैंने दूसरी डोज लगवाई नहीं तो मेरे पास मैसेज कहाँ से आएगा कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। भोपाल की रहने वाली 54 साल की लीला सुतार को 25 मार्च को पहला टीका लगा, फिर वो कोरोना संक्रमित हो गई, दूसरा डोज लग नहीं पाया, लेकिन 17 सितंबर को उन्हें भी टीके के दूसरे डोज का मैसेज आ गया। मैंने अभी वैक्सीन नहीं लगाया, दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया, फिर भी मेरा मैसेज आ गया है कि आप वैक्सीन लगा चुके हैं। अब मैं कहीं बाहर गई तो मुझे तो परेशानी आएगी, अब मैं क्या करूँ बता। मध्य प्रदेश में 5,86,58,290 टीके के डोज लग चुके हैं, यानी लगभग 84% आबादी को टीके की एक डोज मिल गई है, लेकिन लगभग 52 लाख लोगों को जिन्हें दूसरा डोज लगना है उन्हें भी डोज का इंतजार है। भोपाल में 5,000 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दोनों डोज लगने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लोगों का आरोप है ये आंकड़े बढ़ाने का खेल है, सरकार कह रही है छोटी सी दिक्कत। कौन सा मामला है, एक आध जगह का कहीं कोई मामला होगा तो उसकी जांच की जाएगी। कहीं हो सकता है लिपि की त्रुटि हुई हो या इस तरह की, पर अमूमन कहीं कोई दिक्कत ऐसी समझ में नहीं आई है, ना ही कोई ऐसे मामले आए। पर उसके बाद भी यदि कहीं इस तरह की दिक्कत होगी तो उसका निदान किया जाए। अब वैसे 27 सितंबर को महाअभियान की तैयारी है। लक्ष्य है उस दिन राज्य की पूरी आबादी को पहला डोज लगा दिया जाए। शुक्रवार को ही देश में टीकाकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.5 करोड़ टीके लगाने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश जो कुछ महीनों पहले टीकाकरण में 7वें नंबर पर था, उसने भी दावा किया कि अब वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन जून में ही हमने खबर दिखाई थी कि कैसे 13 साल के बच्चे को बगैर टीका लगवाए टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिल गया, और अब एक मृतक के नाम पर टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जो खुद बताता है कि ये आंकड़े कैसे हासिल किए गए होंगे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। टीके को लेकर दुनिया में अलग ही लेवल की लड़ाई चल रही है। एक ब्रिटेन है
ब्रिटेन ने कहा है अब जाकर कि कोविशील्ड से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है टीके के सर्टिफिकेट से। क्या दिक्कत है यह ब्रिटेन ने नहीं बताया। यह कहा है कि कोविशील्ड के दोनों डोज लगाने वाले यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटीन करना होगा। लेकिन इस झगड़े में कोवैक्सीन का तो नाम ही नहीं आ रहा, उनका क्या होगा? ब्रेक ले लीजिए। गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। 21,000 करोड़ कोई सामान्य राशि नहीं है। यह तो उस हेरोइन की कीमत है जो एक साथ मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई है। जो नहीं पकड़ी गई है और जो पूरे देश में सप्लाई हो चुकी है, उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके पहले भी अखबारों में ऐसी खबरें छपकर गायब हो जाती रही हैं, लेकिन अगर आप उन तमाम खबरों को एक साथ रखकर देखेंगे तो फिर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़े जाने की घटना पर हैरानी नहीं होगी। बस इसे लेकर सवाल नहीं होगा कि यह किसकी जवाबदेही है। भारत में ड्रग्स का इतना गहरा जाल कैसे बिछ गया? हमने पिछले 2-3 महीनों के दौरान ड्रग्स के पकड़े जाने से संबंधित कुछ खबरों के बारे में सर्च किया तो यह तस्वीर आपके सामने है। इस साल जुलाई में जब दिल्ली पुलिस ने 2,500 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, तब पुलिस ने दावा किया कि 10 साल में यह अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। खबरों के मुताबिक इसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी ले जाया जा रहा था, जहां की एक फैक्ट्री में इसे तराशा जाना था। जुलाई में ही महाराष्ट्र में 879 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। इस साल मई में दिल्ली में 250 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। इसी 31 अगस्त को पंजाब में 100 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। इन सभी खबरों में अफगानिस्तान और ईरान का नाम आ रहा है। सिर्फ इन छिटपुट खबरों में ही हजारों करोड़ से अधिक की हेरोइन पकड़े जाने की खबर है। ड्रग्स के कारोबार का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ता है, लेकिन इसके पकड़े जाने का काम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के पास है, गृह मंत्रालय के पास नहीं है। इस विभाग को डीआरआई कहते हैं। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। इस बारे में एनवी श्रीनिवास की खबर छपी है डेक्कन क्रॉनिकल में, और दूसरी जगहों पर भी दूसरे लोगों की छपी है। इसमें लिखा है कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। यह सुई के नोक के बराबर है। ड्रग तस्करों ने इसके पहले 24,000 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी की है और उसे अपने नेटवर्क के जरिए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया है। अखबार लिखता है कि अगर डीआरआई के अनुसार 3,000 किलोग्राम हेरोइन की कीमत 9,000 करोड़ मान भी ले, तो उसी दाम के अनुसार भारत में 72,000 करोड़ से अधिक की हेरोइन पहुंच चुकी है। इस साल जून में विजयवाड़ा की एक कंपनी ने 25,000 किलोग्राम ड्रग्स का आयात किया और अपने रिकॉर्ड में इसे टेलकम पाउडर बता दिया। अखबार ने दावा किया है कि उसके पास बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि जिस ट्रक से गुजरात से दिल्ली तक इसकी ढुलाई हुई है, उसने 1176 किलोमीटर के रास्ते में एक बार भी किसी टोल गेट को पार नहीं किया है। यह कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स गुजरात में ही मौजूद है, या फिर इसे किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा सका है? जाहिर है इस रिपोर्ट से भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इतनी बड़ी खेप चेन्नई के एक पति पत्नी के नाम से आई है। इससे संदेह और गहरा हो जाता है। इतनी बड़ी राशि का ड्रग्स सिर्फ 2 लोग उससे जुड़े हों, विश्वास करने के लायक नहीं है। डीआरआई को, वित्त मंत्रालय को या किसी को भी इस मामले में विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मुंद्रा पोर्ट का संचालन अदानी ग्रुप करता है। इस समूह ने अपने बयान में, सार्वजनिक बयान में कहा है कि उसका काम बंदरगाह की रखरखाव करना, उसका संचालन करना है। कंटेनर में जो माल लाया जाता है उसकी जांच करने का काम उनके पास नहीं है, ना अधिकार है। यह काम दूसरी एजेंसियां करती हैं। किसी भी बंदरगाह से हजारों की संख्या में कंटेनर का आना जाना होता है और उनकी जांच करने के लिए कस्टम और तमाम जुड़ी दूसरी एजेंसियां होती हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर आरोप लगाया है कि भारत में 2.25 लाख करोड़ की 25,000 किलो हेरोइन कहां चली गई। इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए, जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से? सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डीआरआई, ईडी,
सीबीआई, आईबी, क्या वो सोए पड़े हैं? या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, पूछने से क्या होता है? आप सही सोच रहे हैं, लेकिन पूछना तो पड़ता है, तभी तो पता चलता है कि कुछ नहीं होता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।